हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। जैसे आपको पता होगा वी डीलिंग विद डेली 10 AM डेली सीरीज, तो उसका लेक्चर में 146 है और आज का जो कट ऑफ होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी 5 मार्क्स। तो आपको आउट ऑफ 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे, देन ओनली यू कैन क्वालिफाई दिस क्वेश्चन सीरीज। ओके, आई होप आप सब लोग आगे होंगे और तैयार होंगे आज की सीरीज को देखने के लिए और आज के क्वेश्चंस को देखने के लिए। याद रखिए, अगर आपको कोई भी डाउट होता है, क्वेरीज होती है कि हम कैसे प्रिपरेशन करें, हम कैसे सब्जेक्ट्स को पढ़ें, उसमें दिक्कतें आ रही हैं, तो प्लीज़ एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी वेबसाइट को विजिट करिएगा, जहाँ पर आपको डिटेल में हर सब्जेक्ट के एनालिसिस आपको मिल जाएंगे, तो आप उनको एक बार ज़रूर विजिट करें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, दैट इज रिगार्डिंग दीक्षा। ओके, दीक्षा एक पोर्टल है, मैं बता दूं, उसके रिगार्डिंग 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट है दीक्षा पोर्टल जो है इसको लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने। ओके, एक्चुअली दीक्षा पोर्टल 2017 में लॉन्च हुआ था, बट किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था ये आपको सोचना है। सेकंड स्टेटमेंट है ये जो दीक्षा पोर्टल है ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है टीचर्स के लिए टू लर्न एंड ट्रेन देमसेल्फ एंड कनेक्ट विद द टीचर्स कम्युनिटी। यानी कि टीचर्स ट्रेनिंग के लिए, टीचर कम्युनिटी के साथ कनेक्ट होने के लिए ये दीक्षा पोर्टल डेवलप किया गया है। तो दीज आर द 2 स्टेटमेंट, आपको बताना विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। 1 ओनली करेक्ट, 2 ओनली करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, या दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो मैं आपको बता दूं दीक्षा पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ HRD का इनिशिएटिव है, जिसको आज के डेट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी आप कहते हैं। तो याद रखिएगा फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है और सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2 ओनली। तो याद रखिए डिजिटल ये जो प्लेटफॉर्म है ये टीचर्स को ट्रेनिंग करने के लिए और दूसरे टीचर्स के साथ याद रखिए कनेक्ट करने के लिए, टीचर्स कम्युनिटी के कनेक्ट करने के लिए ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है। दीक्षा का मैं आपको फुल फॉर्म बता दूं, दैट इज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। रिमेंबर, ये भी आपसे पूछा सकता है इसका फुल फॉर्म क्या है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज रिगार्डिंग आशबाग एग्रीमेंट। याद रखिएगा आशकाबाद एग्रीमेंट के बारे में क्वेश्चन है। आशकाबाद, सबसे पहले आप मुझे बताइए आशकाबाद जो है ये किस कंट्री की कैपिटल है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आशकाबाद किसकी कैपिटल है। ठीक है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। ओके, अब इसके रिगार्डिंग 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। ठीक है, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है कि ये जो एग्रीमेंट है इट्स अ मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांजिट कॉरिडोर बिटवीन सेंट्रल एशिया एंड पर्शियन गल्फ। तो जो सेंट्रल एशिया और पर्शियन गल्फ है उसके बीच में ऑफ कोर्स मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट, मतलब ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ाने के लिए अलग अलग मोड्स के ट्रांसपोर्ट बनाए जाएंगे, उसी की डेवलपमेंट कर रहे हैं बिटवीन सेंट्रल एशिया एंड पर्शियन गल्फ। ओके, सेकंड स्टेटमेंट है इंडिया जो है वो फाउंडिंग मेंबर है आशकाबाद एग्रीमेंट का। ओके, सो विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, वो सेम ऑप्शन है, आपको बताना है। ये एग्रीमेंट ऑलरेडी मैं बता दूं मेंस में UPSC ये पूछा जा चुका है, तो आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है कि एक्चुअली इसके रिगार्डिंग प्रीलिम्स का क्वेश्चन बने। ये एग्रीमेंट तो वैसे तो 2011 का एग्रीमेंट है, ठीक है, बट स्टिल ये न्यूज़ में रहता है हर बार, इसलिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ये मल्टी मोडल ट्रांजिट, याद है कि ट्रांसपोर्ट और ट्रांजिट कॉरिडोर डेवलप कर रहा है बिटवीन पर्शियन गल्फ एंड दैट इज योर सेंट्रल एशिया, बट सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इंडिया इसका मेंबर जरूर है बट इंडिया इज नॉट द फाउंडिंग मेंबर। फाउंडिंग मेंबर मतलब 2011 में जब ये फॉर्म हुआ था उस टाइम पे इंडिया ने साइन नहीं किया था, इंडिया ने 2018 में साइन किया है, याद रखिएगा। ठीक है, तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है एट प्रेजेंट, ठीक है, इसमें किस किस पार्टी ने इसको साइन किया है। क्वेश्चन मेरा सिर्फ ये है क्या पाकिस्तान इस एग्रीमेंट का पार्ट है कि नहीं, या मुझे कमेंट बॉक्स बताइए वेदर पाकिस्तान इज ऑल्सो द मेंबर ऑफ आशकाबाद एग्रीमेंट और नॉट। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर है दैट इज 1 ओनली। ठीक है, यहाँ पर डिटेल्स लिखी हुई है, देख सकते हैं इंडिया 2018 में ज्वाइन किया इंडिया ने, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और ये इनिशिएटिव 2011 का है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, दैट इज रिगार्डिंग मनरेगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आप बताइए, इसका नाम पहले नरेगा था, महात्मा गांधी बाद में जोड़ा गया तो मनरेगा हो गया। आप मुझे बताइए महात्मा गांधी किस ईयर में ऐड हुआ तो नरेगा टर्न इनटू मनरेगा। कमेंट बॉक्स में बताइए, ऑप्शन है 2007, 8 या 2009, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन स्टेटमेंट है इसके रिगार्डिंग 2 स्टेटमेंट है कि इसके एटलीस्ट हाफ ऑफ द बेनिफिशियरीज, जो मनरेगा प्रोग्राम के एटलीस्ट हाफ ऑफ द बेनिफिशियरीज वुमेन होने चाहिए। दूसरा, जो वेजेस होंगी, जो पेड होंगी अकॉर्डिंग टू द स्टैट्यूटरी मिनिमम वेज स्पेसिफाइड फॉर एग्रीकल्चर लेबर इन द स्टेट अंडर मिनिमम वेज एक्ट 1948। तो जो सैलरी होगी वो याद रखिएगा मिनिमम वेज एक्ट 1948 के अकॉर्डिंग जो भी सैलरी होगी उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगी। तो विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, मैं आपको बता दूं यस कौन सा करेक्ट आई होप आप सोच रहे होंगे, जिनको आइडिया नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, स्टेटमेंट पढ़ के भी लग रहा है आपको करेक्ट होगा कि ऑफ कोर्स जो मिनिमम वेज एक्ट है 1948 उसकी गाइडलाइंस को आपको फॉलो करना पड़ेगा। ओके, तो उसी के अकॉर्डिंग सैलरी पेड होती है इन मनरेगा।
बट फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, क्या 50% बेनिफिशियरी वुमेन ही होना चाहिए, क्या ऐसा मनरेगा के एक्ट में मेंशन है? नहीं, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है, रिमेंबर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द 2 ओनली। ओके, तो ये आपको बताना, याद रखिएगा महात्मा गांधी जो है, नरेगा से महात्मा गांधी ये वर्ड कब ऐड हुआ ये आपको बताना है। इसके डिटेल्स मैंने यहाँ पर लिख दी हैं, आपको इसकी PDF ऑलरेडी अवेलेबल हो जाएगी, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। एक लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट है, ओके, बोला गया है इसको रिलीज करता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट वाइल्ड लाइफ की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हुई है लास्ट ओवर 50 ईयर्स। सो विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। अब आप एक बात बताइए, लास्ट 50 सालों में वाइल्ड लाइफ की पॉपुलेशन बढ़ी होगी या डिक्रीज हुई होगी? ऑफकोर्स डिक्रीज हुई होगी, आप गेस कर सकते हैं, इंक्रीज तो नहीं हुई होगी। तो सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग दिया हुआ है। व्हाट अबाउट द फर्स्ट स्टेटमेंट? अगर आपको इसके नहीं पता लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, तो यस इट इज पब्लिश बाय वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, याद रखिएगा। अब आपको मुझे बताना वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, या मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का हेडक्वार्टर कहां पर मेंशन है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द 1 ओनली। रिमेंबर, यहां पर इसके बारे में डिटेल भी मैंने लिख दिया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। बैम्बूज क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैम्बू डे। तो सबसे पहले तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि वर्ल्ड बैम्बू डे सेलिब्रेट कब किया जाता है। ऑप्शन है 18 सितंबर, 19 सितंबर, 17 सितंबर या 28 सितंबर। तो पहले तो आप मुझे बताइए वर्ल्ड बैम्बू डे सेलिब्रेट कब करते हैं। दो स्टेटमेंट है, पहला इस बार का जो वर्ल्ड बैम्बू डे 2020 हुआ है उसकी जो थीम थी वो थी बैम्बू नाउ। ओके, सेकेंड था इंडिया सेकेंड रिचेस्ट है आफ्टर चाइना इन टर्म्स ऑफ बैम्बू डाइवर्सिटी। सो विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ आर करेक्ट, या दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है? नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं, इसको आप याद रखना। यस, इंडिया सेकेंड रिचेस्ट कंट्री आफ्टर चाइना, और इस बार की थीम भी बैम्बू नाउ ही थी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोथ 1 एंड 2। नहीं पता था, इसको जरूर याद करें, आपके एग्जाम्स में आपको जरूर हेल्प करेगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दैट इज रिगार्डिंग GI टैग, बहुत न्यूज़ में रहता है, ठीक है। आपको पता भी हो जोग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। तो आपको मुझे बताना जोग्राफिकल इंडिकेशन की रजिस्ट्री जो है, याद रखिए ये कहाँ पर लोकेटेड है। ऑप्शन है मुंबई, दिल्ली या चेन्नई। कमेंट बॉक्स से जरूर मेंशन करें जोग्राफिकल इंडिकेशन का रजिस्ट्री जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है। ओके, पहला स्टेटमेंट है जो GI टैग होते हैं, आई थिंक ये आपको पता होगा व्हाट आर GI टैग्स, वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन। ओके, ये यूज होते हैं ओनली फॉर एग्रीकल्चर, नेचुरल एंड मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के लिए। याद रखना एग्रीकल्चर, नेचुरल और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के लिए होते हैं कि नहीं। फर्स्ट सेकंड स्टेटमेंट है जो पेटेंट और ट्रेडमार्क होते हैं या तो ये इंडिविजुअल्स कराते हैं या कोई बिजनेस एंटिटी कराते हैं। ओके, सो विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? इंपॉर्टेंट है, GI टैग की बात करें, पेटेंट की बात करें, ट्रेडमार्क की बात करें, दे ऑल आर IPR। याद रखिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। IPR के बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, बहुत बार नहीं पढ़ा है तो जरूर IPR के बारे में जरूर पढ़ें, ठीक है। तो स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है? 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ आर करेक्ट है, दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है। याद रखिए दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। GI टैग जो है सिर्फ एग्रीकल्चर, नेचुरल और मैन्युफैक्चर गुड्स के लिए ही इशू किया जाता है, और पेटेंट एंड ट्रेडमार्क्स आर ओन्ड बाय इंडिविजुअल और बिजनेस एंटिटी। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, रिमेंबर। तो आपको इसका नहीं पता, ध्यान रखिए GI टैग जो न्यूज में रहते हैं वो भी पूछे जाते हैं, उसको भी हम कवर करते रहते हैं, बट आप वो भी देखते रहिए किस प्रोडक्ट को GI टैग मिला है। व्हाट आर GI टैग्स, ये भी हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। आप जिस भी स्टेट से देख रहे हो, ओके, अपने स्टेट का कोई भी प्रोडक्ट जो GI टैग में हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मध्य प्रदेश में चंदेरी साड़ियाँ जो हैं उनको GI टैग मिला हुआ है। ऐसे आप जिस स्टेट से भी देख रहे हैं एक फेमस GI टैग जरूर मेंशन करें अपने स्टेट का, ठीक है, आपको आइडिया लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इजी क्वेश्चन, एंटी डिफेक्शन लॉ, वेरी इजी क्वेश्चन, केस अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुआ था 51st, 52nd, 53rd, 54th। दैट्स एन वेरी इजी क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए। शेड्यूल 10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 में ये एंटी डिफेक्शन लॉ वाज एडेड। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए ये जब एंटी डिफेक्शन लॉ आया था उस टाइम पे प्रदेश के प्रधानमंत्री कौन थे? हु वाज द प्राइम मिनिस्टर एट द टाइम ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ? कमेंट बॉक्स में जरूर उन प्राइम मिनिस्टर का नाम मेंशन करिए। ओके, चलिए, तो ये आपको इस पर आप पढ़ भी सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 वर्ल्ड ज्योग्राफी से। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वेबसाइट विजिट करें, वहां पर आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी के लेक्चर्स मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पर कैस्पियन सी के बारे में पूछा, आई थिंक आपने कैस्पियन सी सुना होगा। कौन टच करता है? ऑप्शन है जॉर्जिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड ईरान। सो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज टचेस द बाउंड्री ऑफ
कैस्पियन सी। तो थोड़ा लिंक करिए अगर आपको आइडिया हो। जॉर्जिया अगर आपको पता हो, नो, जॉर्जिया टच नहीं करता है। इतना भी आपको पता है तो देखिए आप आंसर मार्क कर सकते हैं, दैट इज सी 2, 3 एंड 4। तो याद रखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। सर आपको बाकी नहीं पता बट स्टिल एक स्टेटमेंट से आंसर आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर डायग्राम बना भी हुआ है अबाउट कैस्पियन सी, आप देख भी सकते हैं। जॉर्जिया जो है वो टच नहीं कर रहा है, रिमेंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9, इंक्लूसिव वेल्थ रिपोर्ट। ये आई थिंक बहुत लोग का गलत हो सकता है क्वेश्चन। बोला गया है इसको कौन रिसेंटली न्यूज में देखा जाता है, इसको रिलीज कौन करता है, वेल्थ रिपोर्ट। तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो रहे हैं बिटवीन वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। दो ऑप्शन और जो है, यूएन एनवायरमेंट और यूएनएफसीसीसी। ओके, कमेंट बॉक्स में यूएनएफसीसीसी का फुल फॉर्म तो मेंशन करिए कि यूएनएफसीसीसी का फुल फॉर्म क्या है, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है जिसको नहीं पता था और कंफ्यूज हुआ वेल्थ देख के वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, कोई बात इसको जरूर पढ़ी सर। करेक्ट आंसर सी, दैट इज यूएन एनवायरमेंट। तो यार देखिए यूएन एनवायरमेंट है वो पब्लिश करता है। तो आप सोचोगे सर वेल्थ रिपोर्ट है क्या, तो याद रखिएगा एक्चुअली क्या है, इंक्लूसिव वेल्थ रिपोर्ट बाइनियल एफर्ट है, ऑफ कोर्स हर 2 साल में आती है, बाय यूएन एनवायरमेंट टू इवैल्यूएट द याद रखिएगा कैपेसिटीज एंड परफॉर्मेंस ऑफ द नेशंस अराउंड द वर्ल्ड टू मेजर द सस्टेनेबिलिटी ऑफ इकोनॉमी एंड वेलबींग ऑफ द पीपल। तो याद रखिए डॉलर के टर्म्स में नहीं है कि आप इसको डॉलर के प्राइस से मेजर करें। ठीक है, एक तरीके से सोशल वैल्यू जो है उसको मेजर करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आपको लगना इकोनॉमी कैसी है, वेलबींग ऑफ द पीपल कैसे है, सस्टेनेबिलिटी कैसे है, उस सबको मेजर करता है और इट इज डन बाय यूएन एनवायरमेंट। ओके, तो ये गलत भी हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको याद रखना है। और जाते आते एक अगेन डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, मे बी आपको नहीं पता हो। क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ये एक जू के बारे में क्वेश्चन है कि जू जो है वो फॉरेस्ट के अंदर बना हुआ है। सोचिए कितना अच्छा जू होगा, कभी विजिट जरूर करें आप ये जू को, जो कंप्लीटली नेचुरल एनवायरनमेंट में बना हुआ है। सेकंड, ये पहला जू है जो वर्ल्ड में ब्रीड करता है व्हाइट टाइगर्स को, अगेन इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। थर्ड, ये ओनली कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर है इंडियन पैंगोलियंस इन द वर्ल्ड में। याद रखिएगा इंडियन पैंगोलियंस जो होते हैं, याद रखिए इंडियन पैंगोलियंस जो होते हैं उसका जो ब्रीडिंग सेंटर है देखा है तो ये ओनली कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर है वर्ल्ड में, दैट इज इंडियन पैंगोलिन्स का। ओके, सो ऑफ कोर्स आपको बताना है किस जू की बात हो रही है, इंदिरा गांधी, नेहरू, यार के नंदन कन्नन या अलीपुर जूलॉजिकल पार्क। सो विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट ना करेक्ट। अगर नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं, ये भी गलत हो सकता है आपका। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, नंदन कन्नन जूलॉजिकल पार्क। ये जूलॉजिकल पार्क है, याद रखिएगा, कभी आप विजिट जरूर करिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बीच फॉरेस्ट में बना हुआ है और ये उड़ीसा में लोकेटेड है। रिमेंबर इट इज लोकेटेड वेयर, दैट इज एट उड़ीसा। ठीक है, मैंने यहाँ मेंशन भी कर रखा है, उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर के पास लोकेटेड है। ओके, सो आई होप जो कट ऑफ था वो आपने क्लियर कर लिया होगा, उसके आसपास भी आप पहुंचोगे, यू हैव गॉट सम नॉलेज, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। ओके, इसमें आप एग्जाम में गलतियां ना करें। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर भी दिया है, इस नंबर से जरूर ज्वाइन हो, जहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। लेक्चर पसंद आया तो एक बार लाइक की बटन जरूर दबा के जाएं और अगर फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, इसमें आपको इसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपको कोई डाउट क्वेरीज है वो भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।